चलिए इसी बीच बड़ा अपडेट भी आपको बता दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल आपको बता दें कि चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति की ओर से मंजूर कर लिया गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उपराष्ट्रपति धनखड़ की ओर से अपने इस्तीफे में दिया गया था, जिसके बाद आज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर कर लिया गया है। कल चिट्ठी लिखकर उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा अपना भेजा था, जिसके बाद आज राष्ट्रपति की ओर से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। 2027 तक उनका कार्यकाल रहने वाला था, लेकिन इससे पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल देर शाम उन्होंने चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति को इस्तीफे की पेशकश की थी और उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेजा था, जिसके बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब चुनाव होगा तो क्या ये 5 साल के लिए होगा या जगदीप धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये पूरे 5 साल के लिए होगा। यानी अब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव से जीत कर आएंगे तो वो 5 साल के लिए आएंगे, अगले 5 साल के लिए आएंगे। 74 साल 3 महीने के थे जगदीप धनखड़। आज जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया, अब इस समय फिलहाल जो हरिवंश जी है, डिप्टी चेयरमैन है, वो इस पूरे प्रोसीडिंग्स है उसको संभालेंगे। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। ये देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। एक तरफ तो अभी आपने चूंकि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की तस्वीरें देखी, लोकसभा की कार्यवाही अभी चल रही है, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि देखिए, उपराष्ट्रपति की तरफ से कल एक बड़ा फैसला लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब फिलहाल राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। लेकिन अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है सभी के जहन में। अब इस वक्त यही क्वेश्चन है कि अब आगे क्या। और सबसे बड़ी बात, चूंकि अभी देखिए उनका कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर जो क्वेश्चन है उनके बचे हुए कार्यकाल को लेकर कि क्या अब उतने ही वक्त के लिए उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा क्या, तो इसका जवाब भी अभी पॉलिटिकल एडिटर ने दिया, क्योंकि अब जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो अगले 5 सालों के लिए ही होगा। अब ऐसे में सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब देश के उपराष्ट्रपति अगले कौन होंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, चूंकि लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त, आपने काफी हद तक चीजें क्लियर की, लेकिन सबके जहन में इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन। बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब भी उपराष्ट्रपति तय होता है, सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। जाहिर तौर पे इस बार भी सरकार इस पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, इसीलिए 3 सवाल आते हैं। पहला, हरिवंश जी, वो उसको सत्ता में चलाएंगे जब तक पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पे अभी कम से कम 19 दिन की सिटिंग बाकी है। इसके साथ साथ चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होंगे। चुनाव होता है, अच्छा चुनाव कैसे होता है, कौन एलिजिबल होता है, कौन वोट करता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पूरे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी अभी जितनी कैपेसिटी है लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की, वो सब मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अब उसमें क्या होता है, जब हम ये कहते हैं सरकार की रणनीति, ज्यादा नंबर जिसके पास होते हैं उपराष्ट्रपति उसका होता है, कहीं ना कहीं उसके सुझाव वाला उपराष्ट्रपति होता है, माना जाता है। तो अब ऐसे में अगला कौन होगा, तो पॉलिटिकल लिहाज से चर्चा करें तो तमाम नाम आ रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे का नाम आता है, हालांकि हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को अस्वीकारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है नीतीश कुमार का नाम, तो नीतीश कुमार क्योंकि बिहार से आते हैं, चुनाव है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने छोड़ा है जगदीप धनखड़, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठता आया है। तो फिर वो इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोस्ट पे कैसे आएंगे। फिर कई बार ये भी सवाल आता है कि महाराष्ट्र के शिंदे, जो कि अभी डिप्टी सीएम है, कहीं ना कहीं उनका तालमेल वहां ठीक नहीं है, तो क्या वो आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मराठी मानुष। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी का एक बड़ा चुनाव भी है, अगर पॉलिटिकल लिहाज से समझे। फिर तीसरी बड़ी बात है कि क्या कोई बंगाल से आने वाला है,
क्योंकि बंगाल बिहार का चुनाव है, उसको रणनीति को साधने के लिए। कई बार ये भी चर्चा होती है कि कोई माइनॉरिटी चेहरा आ सकता है, सॉफ्ट माइनॉरिटी चेहरा, जिससे कहीं ना कहीं जो ये बात है एनआरसी को लेकर, कहीं ना कहीं बंगाल और बिहार में इसको लेकर चीजें हैं, तो आ सकता है, जिसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम इस चर्चा में शामिल हो रहा है। तो अभी कयासों का सिलसिला तेज है, लगातार कयास चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हरिवंशी जो डिप्टी चेयरमैन है, उनका नाम भी आता है कि उनको शायद अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम नाम इस लिस्ट में हैं, लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है। अब चुनाव की रणनीति आगे बनेगी, चुनाव होगा, संभवतः इस 21 दिन में चुनाव होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बयानबाजी, शोर और साथ में सवाल खड़े करती रहेगी, और जिसका फायदा विपक्ष लेगी, और कहीं ना कहीं आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन अदिति, कल दिन भर जिस तरह की हलचल हमने देखी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी रही, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था वो इतना बड़ा फैसला लेंगे, और जैसे ये सामने लेटर आया सभी चौंक गए। बिल्कुल, कल ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कल हमारी भी मुलाकात हुई थी जब हम संसद भवन में मौजूद थे, पहला दिन होता। सबसे बड़ी बात है कि अक्सर सांसद क्या करते हैं कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करते हैं, एक शिष्टाचार मुलाकात, और राज्यसभा स्पीकर से भी मुलाकात करते हैं, एक शिष्टाचार भेंट होती है। बहुत सारे सांसदों ने ये आज सुबह अपनी आपत्ति साझा की कि कल हम दोपहर में मिलने गए थे। एक सांसद ने कहा कि कल मैं मिलने गया था, तब बीएससी की बैठक 12:30 बजे चल रही थी। बीएससी की बैठक तक सब सामान्य था। ये वही बीएससी की बैठक है जिसमें जेपी नड्डा नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी सफाई उन्होंने आज देकर कहा कि आप पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम होता नजर आया है, ये हुआ है 3 से 4 के बीच में। दरअसल ये माना जा रहा है, अब आपको बताएं कि आपने दोपहर में खबर देखी होगी, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का मामला था। 150 से ज्यादा सांसद पक्ष विपक्ष के लोकसभा स्पीकर के साथ गए, रविशंकर प्रसाद थे, और उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाया जाए, और ये इम्पीचमेंट की बात थी। उस ज्ञापन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन ये लोकसभा का मामला था। दोपहर बाद पता चलता है कि नासिर हुसैन, जो कि राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने 50 सांसदों के सिग्नेचर करके, केवल विपक्ष के सांसदों के सिग्नेचर करवा के ज्ञापन दिया है जगदीप धनखड़ को, और उस ज्ञापन में कहा है कि सेम बात कही है, इम्पीचमेंट अगेंस्ट जो वर्मा, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं समझ आता है कि इसको लेकर सरकार और जगदीप धनखड़ के मामले के बीच में तालमेल नहीं बैठा। ये भी माना जा रहा है कि उस समय संसदीय कार्य मंत्री मौजूद नहीं थे जब ये पूरा प्रोसेस हुआ। पर ये प्रोसीजर कहता है, प्रोटोकॉल ये कहता है कि संसदीय कार्य मंत्री को होना चाहिए, और जब वो संसद में बोल रहे थे शाम 4 बजे, तब भी कहीं ना कहीं वो उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। संभवतः कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसको लेकर सरकार नाराज नजर आती है, पर शायद इतनी नाराज नहीं हो सकती कि वो इस्तीफा दे दे। अब ऐसे में स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा देना, ये कहीं ना कहीं चीजें फिशी दिख रही हैं, ये विपक्ष को भी दिख रही हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो इस्तीफा हुआ है, इसके लिए इसको सबको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि 3 बजे तक सब कुछ सामान्य था, 4 बजे के बाद चीजें बदली हैं। उसके बाद सरकार की बड़ी बैठक होती है, सरकार के बड़े मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह मुलाकात करते हैं, और तमाम बड़े नेता मंत्री आपस में मुलाकात करते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यही ड्रॉ कर पाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रणनीति थी, पर अब बाद में जब इस्तीफा हुआ तो समझ आया कि ये रणनीति किसी और चीज को लेकर थी। फिर अमित शाह लोकसभा स्पीकर से रात को 7-7:30 बजे मिलने जाते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जब रात को 9:30 बजे इस्तीफा आता है, और वो इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है विपक्षी। और आपको एक और खास बात बताएं, जब कल शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे क्या ऑफ रिकॉर्ड चल रहा था, उन्होंने पत्रकारों को मिलने बुलाया था, तब उस समय भी जयराम रमेश ने इस तरह के इंडिकेशन दिए कि आज जो सदन की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई से नजर आता है कि कुछ सामान्य नहीं है, और तब तक कोई इस्तीफा नहीं था। ये शाम के 6:30-7 बजे की बात का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तब जयराम पत्रकार ऑफ रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे, तब भी इस तरह के इंडिकेशन दिए गए कि जो आज राज्यसभा की गतिविधियां रही, तब कुछ सामान्य नहीं है, और उसके बाद ये चीजें निकल कर आई। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते रहेंगे, विपक्ष इस पर सवाल करेगा। लेकिन अब आगे का सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति होगा कौन।
अब इसको किस लिहाज से साधा जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग, या वो व्यक्ति जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जो आगे 5 साल राज्यसभा को बेहतर तरीके से चला सके। देखिए, हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी सरकार के लिए और सत्ता विपक्ष के लिए, दोनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके नंबर ज्यादा होते हैं जाहिर तौर पर वो सत्ता में होता है, लेकिन जिसके नंबर ठीक ठाक होते हैं वो विपक्ष में एक बहुत मजबूत भूमिका में होता है, खास तौर पे अक्सर राज्यसभा। अब आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल आएंगे, आने वाले समय में सीसीए एनआरसी जैसे पर भी चर्चा होगी। इन सब में राज्यसभा में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मॉडरेट बेहतर तरीके से कर पाए, क्योंकि सीसीए और इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है कि शाम में करीब 5:30 बजे के आसपास राज्यसभा बीएसी की मीटिंग भी होने वाली है। एक क्वेश्चन ये कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसके पीछे मायने क्या, और दूसरा, अभी चूंकि अगर हम राज्यसभा के कामकाज की बात करें तो अभी अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखें, उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, तो अभी इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है?